हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। और इस चैप्टर का हमने ये वाला जो फर्स्ट पार्ट था, सामाजिक परिवर्तन का युग, ये सारा कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में दिया हुआ है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। ठीक है, हमने जान लिया था रेडिकल्स कौन होते हैं और समाजवाद क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है, उदारवादी की विचारधारा क्या है ना, रूढ़िवादियों की विचारधारा क्या है, ये सारी हमने जान ली थी। आज हम जानेंगे पार्ट 2 के बारे में, रूसी क्रांति के बारे में, कि क्या कारण थे जो रूसी क्रांति हुई। ठीक है, रूसी क्रांति के कारण क्या थे वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे, है ना। और अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है, आप उन प्लेलिस्ट पर क्लिक कर इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। और मैंने एक पूरे चैप्टर की एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, पूरे चैप्टर की कहानी सुनाई है एक वीडियो में, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उससे जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको आसानी रहेगी ये समझने में कि ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। तो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको पूरे चैप्टर की कहानी देखनी है या फिर बिल्कुल एकदम शॉर्ट में सब कुछ देखना है तो आप उसको भी खोलकर देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी। एमसीक्यू या थ्योरी जो देखना है आप देख सकते हैं उस लिंक पर क्लिक करके। ठीक है, और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। 6 से 10 तक की एनसीईआरटी की मोस्टली एसएसटी वाली बुक कंप्लीट करा दी है। अभी तक आपने ये सारी भी नहीं देखी है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सबको भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पार्ट 2, रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति के स्टार्ट होने की वजह क्या थी, क्या कारण रहे, और उस समय जो यूरोप था उसमें किस तरह का माहौल था, ठीक है, वो हम देखेंगे। अब देखो, इसमें दिया हुआ है यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया। ठीक है, 1917 की अक्टूबर अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। समाजवादियों का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं ना कि समाजवादी कैसे लोग थे। समाजवादी लोग, जो अमीर लोग थे उनका बहिष्कार करते थे, या फिर वो ये चाहते थे कि जो अमीर लोग हैं उनके पास इतनी इतनी जो प्रॉपर्टी है उन्हें जनता में सब बांट देनी चाहिए। ठीक है, यानी सारी जो जनता है उसको इक्वल मिलना चाहिए सब कुछ, है ना। सबके पास घर होने चाहिए, सबको खाने को रोटी होनी चाहिए, सबके पास रोजगार होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो समाजवाद क्या चाहते हैं कि सब कुछ, सब समान रहे, है ना। जितने भी देश के लोग हैं सबके प्रति समान व्यवहार हो, समान रहे। तो समाजवादियों ने क्या किया था, कब्जा कर लिया था 1917 की अक्टूबर की क्रांति के बाद। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटना को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ठीक है, अब ये कुछ सवाल हैं, इनके जवाब हमें देखने हैं। नीचे जो पैरा दे रखा है उसमें हम ये देखेंगे ऐसा कैसे हुआ, क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे हुए, मतलब ऐसा हुआ ही क्यों कि रूस में क्रांति हुई, और जब क्रांति का समय था उस समय किस तरह के हालात थे रूस में। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति के कुछ साल पहले की स्थिति पर नजर डालें। ठीक है, बिल्कुल प्रक्रिया वही है जैसे हमने फ्रांस की क्रांति पढ़ी थी। उसमें क्या देखा था हमने कि पहले देखा था कि जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 1789 में, और हमने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था, 1774 से, जब से बुलबुल वंश का जो लुई 16 था उसका राज्याभिषेक हुआ था। हमने जब से जानने की कोशिश की थी, क्योंकि किसी भी देश में क्रांति बिना मतलब तो नहीं भड़केगी, बिना मतलब तो जनता बगावत पर नहीं होता है कि कोई ना कोई कारण तो होता है। तो उन कारणों को जानने के लिए हम पीछे पहुंच जाते हैं 1914 में। ठीक है, रूसी साम्राज्य 1914। 1914 में रूस और उनके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस सेकंड का शासन था। ठीक है, जैसे फ्रांस में राजा को लुई बोलते हैं, वैसे ही रूस में राजा को क्या बोलते थे, जार। ठीक है, क्या बोलते थे, जार। जार निकोलस सेकंड का शासन था। ठीक है, और राजा का क्या नाम था, निकोलस सेकंड का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लुथानिया, एस्टोनिया और पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। देखो, उस समय जो रूस था वो बहुत बड़ा था। देखो, आप इसमें देख पा रहे हैं कि रूस कहाँ तक था, रूस यहाँ तक था। ठीक है, यूरोप के भी आधे अंदर तक था जो रूस था। ठीक है, मैं एक और मैप के जरिए आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, ये वाला मैप। ठीक है, ये वाला आप मैप देख पा रहे होगे, इसमें ये रसिया यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब रसिया का विस्तार कहाँ कहाँ था, एक मिनट, यहाँ पर पेन कहाँ है, पेन नहीं दिख रहा मुझे।
चलो कोई नहीं, आप ऐसे ही समझ लीजिए। तो ये जो रसिया है इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक था, यूक्रेन भी रसिया में आता था, कजाकिस्तान भी रसिया में आता था, ठीक है। और ये जितनी भी कंट्री आपको दिखाई दे रही है, ये सारी कंट्री कहीं ना कहीं किसके अंडर में थी, रसिया के अंडर में थी। ये हुआ क्या, जब काफी समय हो गया इनकी आजादी को, जब रूस लोकतंत्र बन गया था, तो बाद में 1991 में 15 देश इससे अलग हो गए, ठीक है। कितने देश, 15 देश इससे अलग हो गए थे, किससे, रूस से, ठीक है। उन देखो, इसमें रसिया का विस्तार कम दे रखा है, उसमें ज्यादा दे रखा है ना। एक ये वाला मैप है और एक मैंने आपको ये वाला दिखाया। तो इसमें अलग अलग स्थिति दिखाई गई है कि पहले जो रूस था वो कितना ज्यादा था, ठीक है। देखो इस वाले में रूस जो है उसका विस्तार कितना है, और जो नया मतलब अब हाल फिलहाल का हाल फिलहाल में जो रूस है वो ये है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं येलो येलो कलर का, ये जितना भी है ये क्या है, ये रूस है। और पहले रूस का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, देखो इसमें पहले वाला विस्तार दिखाया गया है कि ये यूक्रेन, बेलारूस, ये सब थे, ठीक है। इसमें 15 देश थे, कौन कौन से थे, अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लुथानिया, मालदोवा, ठीक है, मालदीव नहीं है, ये मालदोवा है, रूस और कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये जितने भी देशों के मैंने नाम बताए, 15 देशों के नाम, ये पहले रसिया में थे। और फिर बाद में क्या हुआ था, बाद में 1991 में, ठीक है, कितने में, 1991 में बाकी के जो 15 देश थे उन्होंने बोला कि भाई रसिया के साथ अगर हम रहेंगे, रूस के साथ हम रहेंगे, तो हमारी तरक्की नहीं होगी, इसलिए हमें अलग होना है, ठीक है। तो अलग होने में कौन कौन से बने, अलग होने में ये 15 देश बने जिनके नाम मैंने अभी अभी बोले हैं, ठीक है। और ये कब, विघटन कब हुआ था रूस का, ये हुआ था 1991 में। और रूस ने ये संधि की थी कि जितने भी लोग इससे अलग हो रहे हैं, रूस से जितने भी देश अलग हो रहे हैं, फ्यूचर में जाके वो कभी भी इंग्लैंड के साथ नहीं मिलेंगे, या फिर ये अमेरिका के साथ जाकर नहीं मिलेंगे कभी भी, ठीक है। अमेरिका वाले खेमे में कभी भी ये नहीं मिलेंगे। तो अलग तो ये हो रहे हैं, लेकिन इन्हें रहना किसके साथ रहेगा, रूस के साथ रहेगा, ठीक है। मतलब कभी भी कुछ भी दिक्कत होगी तो इन्होंने रूस के साथ देना है, ना कि अमेरिका का साथ देना है, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही है 2-3 साल से, उसका मेन रीजन क्या है कि यूक्रेन क्या चाह रहा है, अमेरिका की तरफ मिलना चाह रहा है, ठीक है। जो दूसरी यूरोप का जो दूसरा वो है, क्या कहते हैं, दूसरा जो ग्रुप है, ठीक है। एक ग्रुप में तो ये रूस है और दूसरे ग्रुप में बाकी के देश है। तो ये दूसरे देशों के साथ मिलना चाह रहा है यूक्रेन, है ना। उसकी वजह से लड़ाई हो रही है, क्योंकि इनकी 1991 में एक संधि हुई थी कि जो भी देश रूस से अलग हो रहे हैं वो कभी भी दूसरे खेमे में जाके नहीं मिलेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताऊंगी, तो उसमें आप समझ पाएंगे कि यूक्रेन को क्यों मना किया था, या इन 15 देशों को क्यों मना किया था कि आप दूसरे खेमे में जाकर नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप एक ही घर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं और बाद में वो लोग कहते हैं कि हम भाई हमें सेपरेट होना है, जैसे आपके पापा हैं, आपके पापा अलग सेपरेट हो गए, आपके चाचा अलग सेपरेट हो गए, ठीक है। और ये जो हैं, ये बड़े वाले जो रूस हैं, ये आपके दादाजी हैं, और आपके ताऊ अलग सेपरेट हो गए, बाद में ये किसी दुश्मन देश के साथ मिलेंगे, ठीक है। ये दोनों जाके किसी दुश्मन देश के साथ मिलेंगे, तो आपके दादा को तो दिक्कत होगी। आपके दादा कहेंगे कि हमने तुम्हें न्यारा किया था, अलग किया था, ताकि तुम खुशी खुशी रह सको, इसलिए थोड़ी ना कि तुम दुश्मन देश से जाके मिलो और फिर बाद में हमारे ऊपर ही अटैक करो, ठीक है। तो ये वाली लड़ाई थी। अब आ जाते हैं हम रूस पर, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया है रूस के बारे में, यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था, ठीक है, प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। देखो इधर तो यहां से लगा हुआ है और उधर किससे लगा हुआ है, प्रशांत महासागर से, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, और आज के मध्य एशिया राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, अर्मेनिया व अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, 1991 में विघटन हुआ था रूस का, बहुत सारे जो देश हैं वो अलग अलग हो गए थे इससे, रूस से, क्योंकि उनको लग रहा था कि रूस के साथ रहेगा कभी भी तरक्की नहीं होगी। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्ट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। यानी कि उस समय रूस में इतने सारे लोग रह रहे थे, कैथोलिक ये थे, कैथोलिक और प्रोटेस्ट
ये हैं ईसाई, ठीक है, और मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। मतलब यहाँ पर ये लोग जो थे, ये सारे लोग यहाँ पर रह रहे थे, है ना। नेक्स्ट है, उस समय जो रूस था उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, ठीक है, उस समय कैसा समाज था, वो हम इस पैरा में देखेंगे। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था, ठीक है। रूस साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी, ठीक है। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है ना। भारत में ज्यादातर जो लोग हैं वो कृषि में संलग्न थे पहले, अब धीरे धीरे कम होती जा रही है कृषि पर निर्भरता। अब बाकी बाकी जो और सेक्टर हैं उनमें ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सेवा क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में ज्यादा जॉब मिलती जा रही है। उसी तरह से जो रूस था उस समय उद्योग क्रांति का विस्तार रूस में उतना ज्यादा नहीं हुआ था, और 85% जो जनता थी वो किस पर निर्भर थी, खेती पर। यूरोप में किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा यूरोप के जितने भी देश हैं सबसे ज्यादा कृषि पर निर्भर कौन से लोग थे, रूस के। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भरता 40 से 50% से ज्यादा नहीं थी, ठीक है। रूस साम्राज्य के किसान अपनी जरूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो केवल अपने लिए ही अनाज उगाते थे, बल्कि वो मार्केट में बेचकर कुछ पैसे जो होते थे उनसे अपना घर परिवार चलाते थे, ठीक है। रूस अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक था। निर्यातक का मतलब है कि वो अपने यहाँ गेहूं बोता था और उस गेहूं को, दाल को दूसरे देशों में बेचता था, ठीक है। और इसमें देखो रूस की बात हो रही है तो मतलब आज का जो यूक्रेन है, ठीक है, उसकी भी बात हो रही है, ठीक है। पहले यूक्रेन रूस में ही था 1991 तक, और बेलारूस भी था। तो ये जो यूक्रेन है वहां पर बहुत अच्छी फसल होती है, ठीक है, बहुत अच्छे अनाज होते हैं, और यहाँ तक कि जो बीजों की सप्लाई होती है वो यूक्रेन से बहुत बड़ी मात्रा में होती है आज भी, ठीक है। अब अलग अलग हो गए तो इनका सबका अलग अलग होगा निर्यात करने का हिसाब किताब। यहाँ तक कि भारत भी बीज खरीदता है यूक्रेन से, ठीक है। नेक्स्ट है, उद्योग बहुत कम थे, ठीक है। अब आप जान ही पा रहे हो कि 85% लोग जब खेती में होंगे तो इसका मतलब उद्योग कम ही थे। अगर उद्योग ज्यादा ज्यादा होते तो ज्यादा लोग इसमें खेती का छोड़कर इन उद्योगों में जॉब करते। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे, यानी कि ये दो शहर थे जहां पर फैक्ट्रियां ज्यादा थी। हालांकि ज्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1990 के दशक में चालू हुए थे, ठीक है। औद्योगिक क्रांति जो आई थी वो 19वीं सदी, सॉरी, 18वीं सदी में ही आई थी, ठीक है। और जो रूस था, रूस में 1890 तक ये क्रांति आ पाई, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि बहुत तेजी से उद्योग धंधे बढ़ने लगे, ठीक है। मतलब लोगों ने कृषि पर निर्भरता को थोड़ा कम कर दिया और उद्योगों पर ज्यादा आने लगी। उसकी एक वजह ये भी थी कि दिन पे दिन जो जनसंख्या थी वो हर देश की बढ़ती जा रही थी उस समय यूरोप में, ठीक है। जनसंख्या बढ़ती जा रही थी तो उस जनसंख्या के लिए भाई कपड़े भी चाहिए होते हैं, जरूरत की सामान चाहिए होती है, तो उसके लिए फिर फैक्ट्रियां खोलनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, ठीक है। तो और उल्टा ये भी था कि बहुत सारे लोग बेरोजगार थे, उनको रोजगार की जरूरत थी, तो इस तरह से औद्योगिक क्रांति हो रही थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था, ठीक है, रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था मतलब रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी। कब? 1990 में। उस समय रूस उद्योग में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ रहा था, ठीक है। यानी कि विदेशी कंपनियां भी वहां जाकर निवेश करने लगी थी। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में दुगना और स्टील उत्पादन में 4 गुनी वृद्धि हुई। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगर और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। मतलब जितने मजदूर थे उतने ही कारखाने बढ़ने लगे, ठीक है। अब उनकी हालत कैसी थी मजदूरों की, आप वो देखिए, ठीक है, आप दंग रह जाएंगे वो देखकर। ज्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्तियां थी, यानी कि प्राइवेट फैक्ट्रियां थी ज्यादातर, ठीक है। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता था, यानी कि कम से कम वेतन दिया जाता था। काम की पालियों के घंटे निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकार विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे, ठीक है। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक ना पाने में नाकामयाब थे, ठीक है। यानी कि देखो नियम तो हर देश में कुछ ना कुछ होते हैं, लेकिन उन नियमों को कभी भी पालन किया ही नहीं जाता है, ठीक है। कभी भी उन नियमों को पालन नहीं किया जाता है, और उन नियमों को तोड़ दिया जाता है घूस देकर या फिर प्रशासन की ढिलाई से। ये दो कारण होते हैं। अब उस समय रूस में भी यही चल रहा था। उस समय रूस में क्या चल रहा था, कारीगरों की इकाई और वर्कशॉपों शॉपों में काम करने की पाली 15 घंटे की थी, ठीक है। मतलब 15-15 घंटे तक वो काम करते थे। आमतौर पर 10 से 12 घंटे तो उन्हें काम करना ही था, लेकिन कभी कभी जब काम ज्यादा होता था उन्हें 15-15 घंटे भी काम करना पड़ता था। यानी कि अगर वो सुबह के 7 बजे काम पर लगे हैं तो शाम के 7 बजे ही उनकी छुट्टी होगी। और कई बार उनकी छुट्टी कितने बजे हो रही है, 10 बजे तक हो रही है। मतलब
क्या ही समझ रखा था उन्होंने मजदूरों को, समझ में ही नहीं आ रहा, इतना इतना उनसे काम लिया जाता था मजदूरों को। मजदूरों के रहने के लिए कमरे कमरे से लेकर डॉर्मिल डॉर्मिटरी तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। अब देख पा रहे हो आप कि मजदूरों को रहने के लिए कैसी जगह थी। देखो, एक बेंच टाइप की यहाँ लगी हुई है, या फिर ये नीचे लगे हुए हैं बिस्तर, शायद बेंच लगी हुई है। तो एक इधर है, ठीक है, एक के बाद एक सो रहे हैं, कितने सारे सो रहे हैं, इनको करवट लेने के लिए भी जगह नहीं है, एक के बाद एक सो रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर लगी हुई है, फिर थोड़ी सी जगह इतनी सी छोड़कर फिर वहां पर लगी हुई है। यानी कि एक छोटे से हॉल में हजारों लोग सोते थे, ठीक है, एक छोटे से हॉल में हजारों लोगों को सुलाते थे। देखो, खाना खा रहे हैं, ये कितना घिचपिच बैठे हैं, ठीक है, इतने घिचपिच बैठे हैं। और मतलब भीड़ ही इतनी थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी उस समय। और जो फैक्ट्री मालिक थे वो अपना मुनाफा कमाने के चक्कर में कभी भी इन पर ध्यान नहीं दिया करते थे कि इनको भाई कुछ सुविधाएं दी जाएं, इनको कुछ पैसे ज्यादा दिए जाएं ताकि ये अच्छे से अपनी आजीविका को चला सके, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे, मतलब मजदूरों में भी कुछ श्रेणियां थी। कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे, ठीक है, यानी कि अगर शहर के पास का ही कोई फैक्ट्री में काम करने का होगा तो वो घर चले जाते होंगे काम करने के बाद, ठीक है। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहर में ही बस चुके थे। अब जिनके जो गांव दूर दूर होते होंगे वो शहर में ही आके रह लेते होंगे, क्योंकि भाई रोज रोज अप डाउन करने में एक दो घंटे खराब होंगे, और फिर सोना भी है, 12 घंटे की ड्यूटी देनी है, सोना भी है, और भी काम होते हैं, नहाना धोना कुछ भी। तो इसलिए ज्यादातर लोग जिनका गांव में खेती बाड़ी नहीं थी वो शहर में शिफ्ट हो जाते थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर भी काफी फर्क था, ठीक है, कुछ पढ़े लिखे थे और कुछ अनपढ़ थे। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा, धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते हैं। यानी कि जो धातु कर्मी हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को साहब मानते हैं कि भाई हम उच्च श्रेणी के हैं। उनके काम में ज्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत जरूरत जो रहती है, इसलिए वो क्या मानते हैं, अपने आप को साहब मानते हैं। यानी कि उनको लगता होगा कि जो धातु की मिलों में काम करते थे उनको लगता होगा कि हम उच्च श्रेणी वाले हैं। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी। अब सोचो उस घर के बच्चों का क्या होता होगा, औरत भी काम पर जा रही है, आदमी भी काम पर जा रहा है, और कितने घंटे ड्यूटी देनी है, कम से कम 12 घंटे ड्यूटी देनी है, ठीक है, कभी कभी 15 घंटे भी ड्यूटी देनी है। तो बच्चों को कौन देख रहा है, कोई नहीं। लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। काम पूरे दिन उनको 12 घंटे उनको देने हैं, 12 घंटे ही पुरुषों को देने हैं, लेकिन उनको मजदूरी कम मिलती थी। और ऐसा हर देश में होता था, पहले हमारे देश में भी होता था, महिलाओं को पैसे कम मिलते थे मजदूरी के, और पुरुषों को ज्यादा मिलते थे। अब नहीं होता है, ठीक है, अब जहां तक मुझे पता है अब नहीं होता है, लेकिन पहले होता था, ठीक है। और आपने फ्रांस में भी देखा है ऐसा, रूस की आप पढ़ रहे हैं, रूस में भी है। यानी कि लगभग लगभग दुनिया के सभी देशों में ऐसा होता था कि अगर स्त्री पुरुष दोनों ही काम पर जा रहे हैं तो पुरुषों को पैसे ज्यादा मिलते थे और महिलाओं को कम, ठीक है। और आज के परिप्रेक्ष्य में भी आप देख सकते हैं कि जो छोटी छोटी जॉब होती है ना, जैसे कपड़े वालों की दुकान पे, मेकअप वालों की दुकान पे ज्यादातर लड़कियां होती हैं, क्योंकि लड़कियां थोड़े पैसों में भी काम करने के लिए राजी हो जाती हैं, क्योंकि लड़कियों को अकेले घर नहीं चलाना। अगर उनको घर भी चलाना है तो हस्बैंड के साथ मिलकर घर चलाना है, या फिर भाई के साथ या पापा के साथ मिलकर घर चलाना है। लेकिन लड़कों को अकेले घर चलाना होता है, इसलिए लड़के कम पैसों में काम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर एक लड़की 4,000 रुपये कमा के ला रही है तो ठीक है, कुछ उसका भाई या उसके पिता या उसका पति कमा के ला रहा है, काम चल जाएगा। लेकिन अगर एक लड़का 4,000 रुपये कमा के ला रहा है और उसके घर में दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है, तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। इसलिए लड़कों पर प्रेशर ज्यादा होता है कि उन्हें ज्यादा पैसे कमाने होते हैं, क्योंकि उन्हें पूरे घर की व्यवस्था देखनी होती है, ठीक है। इसलिए जो स्त्रियां थी पहले से ही अब भी, उनकी तनख्वाह कम होती है पुरुषों के मुकाबले, ठीक है। काफी क्षेत्र जैसे टीचिंग लाइन है, इसमें पैसे बहुत कम मिलते हैं, तो ज्यादातर आपको टीचर लड़कियां ही मिलती हैं, लड़के नहीं मिलते हैं, ठीक है। जो प्राइमरी लेवल के जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें 6,000, 8,000, 10,000, इतने कम पे लड़कियां जॉब करती हैं, ठीक है। उसका मैं बताया ना कि लड़के इतनी कम पैसों पे जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पूरा घर चलाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले उनकी जो औरतें थी उनकी तनख्वाह आधी थी या 3/4 तक थी, ठीक है। नेक्स्ट है, मजदूरों के बीच मौजूदा फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था, ठीक है। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। यानी कि 1914 में चोरी छुपे जो मजदूर थे कुछ संगठन बनाकर रहते थे, ठीक है, ताकि कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो जो संगठन के जो लोग हैं, एक उस ग्रुप के जो लोग हैं आपस में एक दूसरे की मदद करें, ठीक है। लेकिन ऐसे जो ग्रुप थे वो बहुत कम थे। नेक्स्ट है इसमें, इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाला जाता था
या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी करते थे। ठीक है, हड़ताल का मतलब होता है कि आज हम पूरे दिन काम नहीं करेंगे, आप जब तक हमारी मांग नहीं मानोगे। जैसे इनको रहने के लिए जगह नहीं थी, ठीक है, अब एक ही हॉल में 1-2 हजार लोगों को आप सुला रहे हो, सांस लेने के लिए भी तो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उनका तो दम घुट जाएगा, वो वैसे ही मर जाएंगे, है ना। तो जब भी उनको अपनी मांग मंगवानी होती थी कि भाई पैसे बढ़ाओ या फिर हमें खाना अच्छा दो या कुछ भी, तो वो क्या करते थे, हड़ताल करते थे, यानी कि आज हम काम ही नहीं करेंगे जब तक आप हमारी बात नहीं मानोगे। अब फैक्ट्री मालिक का नुकसान होगा तो कभी कभी वो लोग उनकी मांगों को मान लिया करते थे। नेक्स्ट है 1896 से 1897 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़ताल काफी संख्या में आयोजित की गई। देहाती देहात देहात का मतलब है गांव, ठीक है, गांव को बोलते हैं देहात। देहात की ज्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। ठीक है, बिल्कुल वही व्यवस्था थी जो फ्रांस में थी। फ्रांस का जो समाज था वो 3 स्टेटों में बटा हुआ था। कौन सा? पहला स्टेट था जो पादरी वर्ग था, दूसरा स्टेट था कुलीन वर्ग और तीसरा स्टेट था बाकी के जो लोग थे वो तीसरे स्टेट में आते थे, है ना। यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे क्या है, चर्च को भी महत्व दिया गया है। राजशाही यानी कि जो राजा के जो खानदान के लोग थे उनको, और सामंत वो होते हैं जो मंत्री टाइप के लोग होते हैं, जैसे आपकी संसद में, जैसे हम लोगों की जो संसद होती है उसमें जो मंत्री होते हैं वैसे। ठीक है, जैसे प्राचीन भारत में जो राजा के मंत्री होते थे ना उनको सामंत बोलते थे। ठीक है, यानी कि वो राजा की हेल्प करते थे, उसके बदले में उन्हें पैसे मिलते थे। हेल्प का मतलब है कि शासन व्यवस्था देखो। ठीक है, तो उनको सामंत बोला गया है। ठीक है, ये आपको आपने पढ़ाई होगा 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से ही स्टार्ट हो गया है सामंत शब्द। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे, यानी कि पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। कौन? किसान। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। ठीक है, क्यों नहीं करते थे? क्योंकि सामंत और नवाब जो होते थे वो क्या करते थे, वो पैसे वसूलते थे, उनसे टैक्स वसूलते थे। तो उनको लगता था कि भाई पहले ही जमीन में कुछ नहीं हो रहा है, पहले ही खेती में कुछ नहीं हो रहा है, ये और आ जाते हैं हमें परेशान करने के लिए, टैक्स वैक्स। देखो, सामंत जो शब्द है उसका यूज होता मंत्री यही, इसका भी मतलब और नवाब का मतलब भी। ठीक है, लेकिन सामंत का यूज मोस्टली किया गया है हिंदुओं ने किया है। ठीक है, नवाब शब्द का प्रयोग मोस्टली किसने किया है? मुस्लिमों ने किया है। ठीक है, तो अगर हम रूस की बात करें तो रूस में ना केवल, जैसे आपको पता है यूरोप में है, तो रूस में ऐसा नहीं है केवल क्रिश्चियन धर्म के ही लोग थे। रूस में बौद्ध धर्म के भी लोग थे, हिंदू धर्म के भी लोग थे और मुस्लिम धर्म के भी लोग थे। ठीक है, कजाकिस्तान वगैरह जो है ये मुस्लिम कंट्री तो है, तो मुस्लिम लोग भी थे। और ये लोग बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते थे इनका, नवाबों का। नवाब और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रिय की होने की वजह से नहीं थी, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली हुई थी। ठीक है, यानी कि वो, क्योंकि वो राजा की चापलूसी करते थे, इसलिए उनको ये वाले पद मिले हुए थे। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्हें नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयां भी लड़ी। ठीक है, यानी कि फ्रांस में क्या हुआ था कि यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मतलब फ्रांस में क्या होता था, नवाबों का समर्थन करते थे किसान, क्योंकि किसान और नवाब तीसरे स्टेट में थे, इसलिए वो सम्मान करते थे उनका। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ उनको लगता था कि जो हमारे दुश्मन है वो प्रथम वर्ग के पादरी हैं और द्वितीय वर्ग के कुलीन वर्ग हैं। ठीक है, जबकि वो तीसरे स्टेट के जितने भी लोग थे वो आपस में एक दूसरे को दुश्मन नहीं समझते थे, इसलिए वो उनका सम्मान करते थे। यहाँ पर ये इसलिए सम्मान नहीं करते थे क्योंकि ये इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और इनको पता है कि काफी सारी जो चीजें हैं वो इनके हाथ में है ना, टैक्स वगैरह की, इसलिए ये इनका सम्मान नहीं करते थे। रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों में बांट दी जाए। ठीक है, और ऐसा बाद में हुआ भी, क्रांति के बाद ऐसा हुआ, क्योंकि रूस कैसा देश है, समाजवादी देश है। ठीक है, समाजवादी मतलब जो भी है सब बराबर बराबर बांट लो, अमीर गरीबी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुल था वह लगान भी नहीं चुकाते थे, कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। ठीक है, मतलब कभी ज्यादा गुस्सा होता था, लड़ाई होती थी तो जमींदारों को मार भी दिया जाता था। 1902 में दक्षिण रूस में ऐसी घटना बड़े पैमाने पर घटी। ठीक है, यानी कि 1902 में ऐसी घटना आए दिन होती रहती थी। 1905 में यानी कि 1905 में जो पूरे रूस में ही ऐसी घटना घटने लगी, यानी कि जो गरीब लोग थे वो आक्रोश में आ गए कहीं ना कहीं और इनको मारने लगे। किनको? सामंतों को, जमींदारों को मारने लगे कि भाई ये एक तो फसल नष्ट हो जाती है, ऊपर से ये हमें और परेशान करते हैं।
रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। ठीक है, एक तो ये किसानों की विशेषता बताई, पहली कौन सी बताई मैंने, पहली विशेषता ये थी कि वो सम्मान नहीं करते थे, किसका, नवाबों का, सामंतों का, जमींदारों का। दूसरी कौन सी है, ठीक है, दूसरी हम देखते हैं, दूसरी कौन सी है, यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून यानी मीर को सौंप देते थे, और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। यानी कि जैसे एक गांव की इतनी सारी जमीन है ना, तो सबको जमीन किस हिसाब से बांटी जाती थी, जिसका जितना बड़ा परिवार है उसको उतनी जमीन। ठीक है, और आप मान सकते हैं कि गांव का मुखिया ऐसा करता होगा। ठीक है, तो इस तरह से बांटी जाती थी। तो हर कुछ सालों में ये जो एरिया है ये चेंज होता रहता था। जैसे इसके परिवार में 7 सदस्य हैं तो इसको ज्यादा जमीन मिल गई, इसके परिवार में 2 सदस्य हैं इसको कम, ठीक है, इसके परिवार में 3 सदस्य हैं तो इसको कम, इसके परिवार में ज्यादा सदस्य हैं तो 8 सदस्य हैं तो इसको ज्यादा जमीन। यानी कि जिसके परिवार की जितनी जरूरत होती थी, जो कम्यून होता था वो उसके परिवार को उस हिसाब से जमीन अलॉट करता था, ठीक है, बांटता था। तो आप देख सकते हैं कि रूस में पहले से ही ज्यादातर लोगों की भावना कैसी थी, समाजवादी थी। ठीक है, अब देखो अगला हेडिंग ही ये है कि रूस में समाजवाद, यानी कि रूस में क्रांति से पहले ही लोगों की भावना कैसी थी, समाजवाद वाली, यानी कि सब मिलजुल कर रहेंगे और सबकी जो चीजें हैं वो बराबर बराबर होनी चाहिए। ठीक है, सबको उनकी जरूरतों के हिसाब से सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। नेक्स्ट है 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टी गैर कानूनी थी। यानी कि देखो जब लड़ाई हो रही थी धीरे धीरे कहीं ना कहीं चली रही थी, कभी मिल फैक्ट्री में, कभी कहीं के मजदूर परेशान है, कभी कहीं के किसान परेशान है। तो जब इस तरह के मन मुटाव होता है, झगड़े होते हैं, कुछ भी होता है, तो लोग ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वहां पर पार्टियां बनानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, पार्टी बनानी स्टार्ट कर दी और उन पार्टियों के जरिए अपनी बात को, जिससे उन जो नेता होते थे ना पार्टियों के, वो सबकी बात सुनते थे और उस बात को राजा के सामने या जो भी होता था जमींदार वगैरह उनके सामने रखते थे। ठीक है, तो इस तरह की जो पार्टी थी उस टाइम पर 1914 से पहले, ये जो पार्टी थी ये गैर कानूनी थी। यानी कि इन पार्टियों को सरकार की तरफ से रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया था, यानी कि सरकार की तरफ से बाध्य नहीं थी। ठीक है, बाद में जब रूस में क्रांति हुई और रूस एक लोकतांत्रिक देश बना, तो बाद में फिर क्या होने लगा कि बाद में इन जो जितनी भी पार्टी थी जिन्होंने क्रांति के लिए काम किया, बाद में ये जो पार्टियां थी ये रजिस्टर हो गई। ठीक है, मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क पार्टी यानी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया। ठीक है, ये इंग्लिश का नाम है और ये हिंदी का नाम है इस पार्टी का। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये किन विचारों से प्रभावित थी पार्टी, मार्क्सवाद। मार्क्सवाद का विचार कौन सा था कि पूंजीवादियों को हटाओ, ठीक है, जो रईस लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी को छीनो और गरीब लोगों में बराबर बराबर बांट दो। ठीक है, उनका मानना था कि जो फैक्ट्री मालिक है वो ज्यादा लाभ कमा रहे हैं और किसान वो जो मजदूर है उनको पैसे नहीं देते हैं। उनका मानना था कि जो भी लाभ होता है फैक्ट्री मालिक को, उस लाभ को सब में बराबर बराबर बांट देना चाहिए, ना कि खुद सारे लाभ का अधिकारी बनकर बैठ जाना चाहिए। ठीक है, ये सोच थी मार्क्सवाद की, मार्क्स की। ठीक है, कार्ल मार्क्स की ये वाली सोच थी। तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि इस वाली विचारधारा के, इस वाली सोच के जो लोग थे उन्होंने एक पार्टी बनाई 1989 में। ठीक है, मतलब बहुत पुरानी पार्टी है ये, 1989 में बनाई और पार्टी का नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ठीक है, यानी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। और ठीक है, लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, सबका विकास, सबका सम्मान, सब स्वतंत्र है और सबके बारे में सोचा जाएगा। ठीक है, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया जाएगा, किसी का शोषण नहीं होने देंगे। ये लोकतंत्र की विचारधारा है। नेक्स्ट है सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ा। ठीक है, यानी कि पहले कैसे काम कर रही थी, ये गैर कानूनी तरीके से काम कर रही थी। अब देखो जैसे आज की जो कांग्रेस है वो एक अच्छी पार्टी है हमारे देश में। ठीक है, नेशनल पार्टी है, ठीक है, राष्ट्र पार्टी है हमारे देश में। लेकिन उस समय जो कांग्रेस के नेता थे वो चोरी छुपे देश की भलाई के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, हर चीजों को वो सबको बताकर नहीं कर रहे थे, पब्लिक ही नहीं कर रहे थे, चोरी छुपे मीटिंग करते थे, चोरी छुपे सारी चीजों को करते थे, है ना। आजादी से पहले, आजादी के बाद सारी चीजें अब लीगल हो गई। ठीक है, पहले ये सारी चीजें इनलीगल चल रही थी, मतलब पहले भी तो कांग्रेस देश की भलाई के लिए ही काम कर रही थी, अब भी कांग्रेस पार्टी देश की भलाई के लिए काम कर रही है ना। तो अब क्या है, अब उसकी सारी चीजें लीगल है ना, देश की आजादी के बाद। और पहले कैसी थी, इनलीगल थी, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि अगर कांग्रेस
मजबूत रहेगी तो आजादी ले लेगी, और अगर कांग्रेस नरम पड़ जाएगी या कांग्रेस को तोड़ देंगे तो आजादी वो आजादी ये लोग भूल जाएंगे और फिर हम आराम से इन पर शासन करते रहेंगे हमेशा, है ना। तो ये अंग्रेजों की सोच थी। अब उसी तरह से ही वो उस समय जो जार होगा तो उसकी यही नियत रहती होगी कि भाई इन पार्टियों को खत्म करो, ये आतंकवादी टाइप बनते जा रहे हैं, बाद में हमें परेशान करेंगे, सरकार को परेशान करेंगे। तो इनको चोरी छुपे ये काम करने पड़ते थे लोगों की भलाई के लिए। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसे मजदूरों को संगठित किया था, ठीक है, मतलब ये न्यूज़पेपर के जरिए लोगों को जोड़ रहे थे और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यानी कि न्यूज़पेपर में निकलती होगी कि आज हम हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि मजदूरों को 10 घंटे या 12 घंटे काम नहीं करना, मजदूरों की जो दिहाड़ी के घंटे होने चाहिए वो 8 घंटे होने चाहिए, ठीक है। यानी हमें मजदूरों को अच्छा खाने के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं, तो आज सभी मिलों की छुट्टी है, ठीक है, हड़ताल पर है सारे जो एम्प्लॉई हैं जितने भी हैं वो सारे। तो इस तरह से ये क्या कर रहे थे, लोगों को संगठित कर रहे थे और हड़ताल कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूस किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। ये चीज मैंने ऊपर आपको बताई कि इस चीज से क्या लग रहा था कि वो मीर जो है वो बांट रहा है कि किसको कितनी जमीन मिलनी है कितनी नहीं मिलनी है। तो इसका मतलब ये है कि जो रूस के लोग थे वो कहीं ना कहीं कैसे थे, पहले से ही समाजवादी सोच वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट है 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफी सक्रिय हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई, ठीक है, ये दूसरी पार्टी है। पार्टियों का नाम याद रखना, पहली पार्टी ये है, दूसरी पार्टी कौन सी है, ये वाली है। तो दूसरी पार्टी ये वाली बनाई इन्होंने 1900 में। उन्होंने कौन सी पार्टी का नाम क्या है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है, यानी हिंदी में इसका नाम है समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी, ठीक है। पर आप दोनों ही नाम याद रखना, इंग्लिश वाला भी हिंदी वाला भी। एग्जाम में क्या पूछ लिया जाए आपको भी नहीं पता, है ना। और मुझे भी थोड़ा सा यही रहता है कि हाँ इसमें ये भी नाम पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। एग्जामिनर तो चाहता है कि आप गलत आंसर दें, है ना। एग्जामिनर कभी भी नहीं चाहता है कि आप सारे क्वेश्चनों के सही आंसर दें, एग्जामिनर हमेशा चाहता है कि आप गलत आंसर दें। और वो टफ से टफ पेपर बनाने की कोशिश करता है, इसलिए आप सारी चीज रट के जाओ ताकि आपसे कुछ भी ना छूटे। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए, ठीक है। मतलब ये पार्टी क्या कर रही थी कि भाई जो जमींदार हैं उनके पास ज्यादा जमीन है और अपने खेतों में काम करवाते हैं मजदूरों से बेचारों से। तो ये पार्टी चाहती थी कि मजदूरों को खेती दे देनी चाहिए, सामंतों को, ठीक है, जमींदार टाइप के जो लोग हैं उनको किसानों को खेती दे देनी चाहिए ताकि किसान थोड़ा ज्यादा मुनाफा कमा सकें, ठीक है, अपनी स्थिति को सुधार सकें। किसानों के सवाल पर समाजवादी लोकतंत्रवादी यानी सोशल डेमोक्रेटिक खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था, ठीक है। यानी कि जो लोकतंत्रवादी जो खेमा था, ठीक है, दो दो तरह के लोग थे इसमें। जो दूसरे खेमे के लोग थे समाजवादी लोकतंत्रवादी जो खेमा था वो इससे सहमत नहीं था। मतलब दो तरह के लोग थे, कौन कौन से, एक तो थे सामाजिक लोकतंत्रवादी, ठीक है, दूसरे कौन से थे, समाजवादी लोग, है ना। तो दो खेमे के लोग थे और ये दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं होते थे। लेनिन का मानना था, देखो दो तरह के ग्रुप थे, अभी हम आगे इसमें पढ़ेंगे, बॉल्शेविक और मेनसेविक, ठीक है, इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। चलो इतने इसको खत्म कर लेते हैं। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, यानी कि किसान जो है एकजुट नहीं है वो। उसको क्यों लगता था ऐसे, बटे, क्योंकि वे बटे हुए हैं, कुछ किसान गरीब थे तो कुछ किसान अमीर थे, ठीक है। अमीर कौन से थे, जिनके पास ज्यादा जमीन थी वो अमीर किसान थे। और गरीब कौन से थे, जिनके पास थोड़ी सी जमीन थी या फिर जमीन थी ही नहीं, वो दूसरे लोगों के यहाँ काम करते थे, कुछ मजदूरी करते थे। मजदूरी मतलब दूसरे के खेतों में काम करके ही अपना पेट पालना है। तो कुछ पूंजीपति थे जिनके पास 100 100 200 बीघा जमीन होती होगी, वो पूंजीपति होते होंगे। तो नौकरी से खेती जो नौकरों से खेती करवाते हैं। इन आपसी मतभेदों के चलते ही वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकते थे, ठीक है। यानी कि जैसे अभी ऊपर आपने देखा कि जो मजदूर थे वो क्या करते थे, एकजुट होकर रहते थे, जो भी दिक्कत आई सारे एक साथ बोल रहे हैं, ठीक है। तो उनकी मांगे कहीं ना कहीं पूरी करवाई जाती थी। अब इसमें क्या था कि ये जो किसान थे ये कैटेगरी में बटे हुए थे कि कुछ अमीर थे जिनके पास खेती थी, जिनके पास कम खेती थी वो गरीब थे, जिनके पास बिल्कुल भी खेती नहीं थी वो मजदूर थे, ठीक है। कुछ किसान कैसे थे, पूंजीपति थे जिनके पास बहुत सारे पैसे थे, है ना, मतलब बहुत सारी जमीन थी और वो अपने खेतों में नौकरों से काम करवाते थे। यानी कि ये जो मजदूर हैं इनसे काम करवाते थे अपने खेतों में। तो ये कैसे थे, पूंजीपति थे, इसलिए इनमें मतभेद रहता था।
आंदोलन की या क्रांति की बात आए तो गरीब वाले तो आवाज उठाएंगे, अमीर वाला उनका साथ नहीं देगा। ठीक है, उल्टा ये जो गरीब वाले थे ये आवाज उठा, अगर मजदूर आवाज उठा रहे हैं तो ये दोनों नहीं दे रहे हैं, ना अमीर साथ दे रहे हैं ना गरीब साथ दे रहे हैं। और जब गरीब आवाज उठा रहे हैं तो अमीर वाले और पूंजीपति वाले साथ नहीं देते होंगे, तो इसलिए इनके बारे में कुछ विशेष बदलाव ना हो सके। ठीक है, इन आपसी मतभेदों के चलते ही वे समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। संगठित संगठनिक राजनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। ठीक है, पार्टी में भी जो लोग थे उनमें भी आपस में मतभेद होते थे। व्लादिमीर लेनिन यानी कि बॉल्शेविक खेमे के मुखिया थे। ठीक है, कौन से? बॉल्शेविक खेमे के मुखिया थे। कौन थे? लेनिन। ठीक है, इनका पूरा नाम है ये व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, जैसे अभी हाल फिलहाल में रूस के जो वो हैं राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, तो वहां पर ये सरनेम टाइप का है व्लादिमीर। तो ये कौन से थे? ये वॉल्शेविक खेमे के मुखिया थे। और इनकी सोच क्या थी कि जार यानी राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या में स्तर पर उनका नियंत्रण होना चाहिए। यानी कि बॉल्शेविक चाहते थे कि उनकी पार्टी में कैसे लोग होने चाहिए? अनुशासित लोग होने चाहिए। ठीक है, और ऐसे लोग होने चाहिए जो राजा यानी जार का दमन करें। ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए कि जो अपनी बात को रख सके। मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि सारे जितने भी लोग हैं उनको अपनी पार्टी में भर लो, नहीं, वो ये चाहते थे कि उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में लो जो लोग राजा के दमन करने की ताकत रखते हो। ठीक है, यानी कि उनको अपनी बात कहनी आती हो, जो अनुशासित रहते हो, उन लोगों को लो। ठीक है, ये इनका मानना था बॉल्शेविक खेमे के लोगों का। दूसरा खेमा था मेनशेविक। ठीक है, मेनशेविक की पार्टी में सभी को सदस्यता, मेनशेविक की जो विचारधारा थी वो थी कि जो भी लोग इस पार्टी के सदस्य बनना चाहते हैं वो सब बन सकते हैं। ठीक है, लास्ट में जो आजादी में ज्यादातर भूमिका निभाई गई वो बॉल्शेविकों ने ही निभाई थी। ठीक है, और बाद में जो लेनिन थे इनके हाथ में शासन सत्ता आ गई थी, क्योंकि कोई भी पार्टी है, कोई भी संगठन है, एक तो उसमें डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और दूसरा उसमें जितने भी मेंबर हैं उनमें कुछ कुछ क्वालिटियां भी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही रद्दी सबको भर लोगे, किसी को बोलना नहीं आ रहा, उसको समझ नहीं आ रहा आप क्या करने को कह रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या योजना बनाई जा रही है, क्या फायदा है ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में भरने का? है ना? मतलब पार्टी की एक अपनी विचारधारा होती है, एक लक्ष्य होता है कि भाई हमें अपने देश के लिए ये काम करना है। तो कार्यकर्ता भी तो फिर ऐसे ही होने चाहिए कि उस लक्ष्य को पूरा कर सके, क्योंकि पार्टी कोई एक आदमी नहीं होता, पार्टी में तो बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं और सारे मिलकर काम करेंगे तभी तो काम होगा। और अगर कहीं भी ढील होगी तो पार्टी कैसे हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। ठीक है, अभी इस समय अगर हम अपने देश की बात करें तो बीजेपी की जो पार्टी है वो बड़े ही अच्छे ढंग से चल रही है। ठीक है, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत अच्छे ढंग से चीजों को कर रहे हैं, इसलिए ज्यादातर जगह, ज्यादातर स्टेटों में बीजेपी की सरकार बन रही है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जो जिनके अंदर कुछ क्वालिटी है उनको भर्ती कर रहे हैं, फिर उनका ध्यान रखते हैं, उनको बीच बीच में प्रशिक्षित करते हैं कि भाई तुम्हें कैसे जनता के लिए काम करना है, क्या करना है, किस तरह से चीजें करनी है। तो ये ऐसे पार्टी मजबूत होती है। और अगर बिल्कुल ध्यान ना दो, कुछ ना करो, जैसे अगर हम कांग्रेस की बात करें तो बहुत पुरानी पार्टी है, आज की पार्टी नहीं है, तो आजादी से भी पहले की पार्टी है। उस हिसाब से कांग्रेस जो पार्टी है अब हाल फिलहाल में कमजोर पड़ने लगी है, क्योंकि उसके कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उनको कार्यकर्ताओं पर ध्यान देना चाहिए, पार्टी के जो मुखिया हैं। ठीक है, उनको। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग है उथल पुथल का समय, 1905 की क्रांति। ठीक है, देखो रूस में दो बार क्रांति हुई। पहली बार कब हुई? 1905 में। अब 1905 की क्रांति के तत्कालीन कारण क्या थे, मतलब उस समय ऐसी क्या समस्या चल रही थी जो क्रांति हुई? ठीक है, रूस में एक निरंकुश राजशाही था। ठीक है, जो जार था वो कैसा था? निरंकुश था। अन्य यूरोपीय शासक के विपरीत 20वीं सदी की शुरू में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। यानी कि जैसे अगर हम यूरोप की बात करें, फ्रांस की बात करें, ठीक है, तो ज्यादातर देश जो थे यूरोप के उनमें कैसी व्यवस्था चल रही थी? संसद वाली। ठीक है, जैसे नेशनल असेंबली थी उसमें, फ्रांस में। ठीक है, तो उस तरह की व्यवस्था चल रही थी ज्यादातर यूरोप के देशों में। लेकिन ये व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था को मानने के लिए जो जार था वो तैयार नहीं था। फ्रांस का जो राजा था वो इस संसद व्यवस्था को नहीं मानना चाहता था। नेक्स्ट है, उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। ठीक है, उदारवादी कौन लोग थे? उदारवादी लोग थे जो राष्ट्र के लिए परिवर्तन चाहते थे, है ना, जो समाज का परिवर्तन चाहते थे। कैसा परिवर्तन? कि भाई अमीर गरीब की जो फासला है इसको मिटाओ। ठीक है, गरीबों की मदद करो, टैक्स कम करो, और इनको, इनके साथ अत्याचार मत करो, इनका शोषण मत करो, इनके साथ शोषण मत होने दो और इनका साथ दो। इस तरह की विचारधारा थी
उदारवादियों की, मतलब सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलो, सबको सम्मान दो, स्वतंत्रता रहनी चाहिए, समानता रहनी चाहिए और सबका विकास करो। ठीक है, गरीब से गरीब लोगों का विकास करो, ये विचारधारा थी उदारवादियों की। ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफी काम किया। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा भाई एक संविधान बना लेते हैं, जैसे फ्रांस में है उस तरह का संविधान बना लेते हैं हम भी, और रूस में संविधान लागू कराएंगे जार से। रूस साम्राज्य के तहत उन्होंने राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों यानी मुस्लिम बहुल इलाकों का भी समर्थन उनको मिला। यानी कि ज्यादातर लोग जो थे वो इनके समर्थन में थे कि हाँ भाई संविधान बनाओ, ये जो पार्टी थी इसके समर्थन में थे। सोशल डेमोक्रेट जो पार्टी थी इसके समर्थन में थे कि हाँ भाई संविधान बनाओ, और इससे क्या होएगा, इससे सबके लिए बहुत सारे नियम बन जाएंगे और जो शोषण हो रहा है, जो अत्याचार जार कर रहा है, उनसे कुछ राहत मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, रूस मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत ही बुरा था। ठीक है, जो रूस के मजदूर थे उनके लिए 1904 का जो साल था वो बहुत बुरा था। जरूरी चीजों की जो कीमत है वो तेजी से बढ़ने लगी थी और वास्तविक वेतन 20% से 20% तक गिरावट आ गई थी। यानी कि पहले जो 10,000 रुपए उन्हें महीने के मिल रहे थे, अब क्या मिलने लगे थे, अब उनको केवल और केवल 8,000 रुपए पर मंथ मिलने लगे थे। यानी कि सैलरी तो हो गई कम और खर्चे, अगर पहले 10,000 के खर्चे थे तो अब खर्चे कितने हो गए, 12,000 के। अब उनका पूरा ही नहीं पड़ रहा, उनको रोटी ही नहीं मिल रही टाइम से। अब वो परेशान किसान तो वो तो बगावत करेंगी, जब भूखा मरेगा आदमी तो फिर तो बोलेगा ही। और आदमी खुद भूखा मर सकता है, अपने बच्चों को नहीं मार सकता है कभी भूखा। तो बीवी बच्चों के लिए तो फिर हर आदमी कुछ ना कुछ करता ही है। ठीक है, जो माँ होती है अपने बच्चों के लिए बोलेगी कि भाई ये भूखे मर रहे हैं, राजा को बोलो कि हमको कुछ खाने को दे, कुछ हमारे लिए करे। ठीक है, हमने इतना इतना टैक्स दिया है तो हमें कुछ तो चाहिए ना खाने पीने के लिए। तो इस तरह की चीज थी। उस समय मजदूर मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई। यानी कि मजदूरों के संगठन बनने लगे और उनको पता चल गया कि संगठन के जरिए हम अपनी बात को जार तक, सामंत तक, या जो भी होते होंगे उस समय प्रशासन में लोग, उन तक हम पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, संगठन बनाने स्टार्ट कर दिए। देखो एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी के नोट्स बना रहे हो तो प्लीज आप मत बनाओ। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगेगा। अब आप देख रहे हैं हर लाइन में कुछ ना कुछ अच्छा लिखा है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, एक भी आपको पैरा ऐसा नहीं लगा कि आप उसको पूरा कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरा ही पैरा उतारना है तो फिर नोट्स का क्या मतलब है। तो नोट्स का कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि आप लोग नोट्स मत बनाया करो। देखो एनसीईआरटी में बहुत सारी जगह जो है वो खाली मिलती है। अब देखो ये पूरा पैरा खाली है ना, यहाँ पर पूरी जगह खाली है। अगर आपको इसमें से कुछ चीज लिखनी है कि कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिख लो। ठीक है, जैसे पार्टियों के नाम है यहाँ पर लिख दो कि 1905 में ये पार्टी बनी। ठीक है, 1900 में ये वाली पार्टी बनी, आपको याद रहेगा इससे। ठीक है, 1898 में ये वाली पार्टी बनी। तो इस तरह से शॉर्ट नोट आप बनाते रहा करो। ऐसे कॉलम बनाया, ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर आप ये भी लिख सकते हो कि जो वर्कर्स से वो कौन कौन सी मांग मनवा रहे थे, क्रांति कौन से शहर में हुई। तो ये जो जगह खाली होती है ना, जो भी आपको एक्स्ट्रा चीजें लिखनी होती है आप इनमें लिख लिया करो और यहाँ पर अंडरलाइन कर लिया करो। अगर आप नोट्स बनाने बैठोगे आपका टाइम ही खराब होगा और कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, और एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, एनसीईआरटी की जो भी चैप्टर्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। आप अगर बीच में छोड़ोगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप नोट्स मत बनाया करो, साइड में ऐसे लिख लिया करो। मैं भी ऐसे करती थी जब एनसीईआरटी पढ़ती थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1904 में ही संगठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर रूस सैनिक सभा के 4 सदस्यों को पयूतिलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया। तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिन के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से भी ज्यादा मजदूर काम करने के घंटे घटाकर 8 करने के लिए वेतन में वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर उतर गए। ठीक है, क्या हुआ 1904 में, एक तो जो मजदूरी थी वो कैसी हो गई, वो घट गई, और जो मजदूरी के पैसे थे वो घट गए और खर्चों में वृद्धि हो गई, यानी कि महंगाई बढ़ गई। तो उसकी वजह से मजदूर परेशान थे, तो मजदूरों ने हड़ताल कर दी कि भाई हम इतने में अब काम नहीं करेंगे, पहले तो हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। ठीक है, दूसरा नंबर, हमारी जो नंबर ऑफ घंटे हैं काम करने के उनको कम करो। हम 10-12 घंटे काम नहीं करेंगे, हम 8 घंटे ही काम करेंगे बस। ठीक है, ऊपर से हमें थोड़ी सी सुविधा दो, बिजली की, पानी की, इस तरह की सुविधा हमें चाहिए
जो कार्यस्थल है जहाँ पर हम काम करते हैं वहां पर, मतलब सोने की, उठने बैठने की, इन चीजों की सुविधाओं के लिए उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक कर दी। अब आप सोचेंगे अचानक से क्या हुआ कि महंगाई बढ़ गई, है ना, कुछ तो कारण हुआ होगा 1904 में कि क्या हुआ कि महंगाई बढ़ गई। 1904 में क्या हुआ कि रूस का अ, रूस का जापान के साथ युद्ध चल रहा था। ठीक है, अब जब हम किसी भी देश से युद्ध करते हैं तो उसके लिए बम, धमाके, गोला, ठीक है, सेना सबकी जरूरत होती है। सेना के खाने की, पीने की, सेना एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है, उसका किराया, भाड़ा, सब कुछ। ठीक है, ऊपर से महंगाई बढ़ती जाएगी क्योंकि राजा क्या करेगा, टैक्स बढ़ाएगा, उसको पैसे चाहिए राजा को युद्ध के लिए, तो वो क्या करेगा, टैक्स बढ़ाएगा और उस टैक्स के पैसे को सेना के लिए भेजेगा। ठीक है, अब यहाँ लोग पहले से ही परेशान थे, काम के घंटा ज्यादा थे, फिर मजदूरी कम मिल रही थी, ऊपर से उनपे और टैक्स डाल दिया कि भाई और टैक्स दो तुम। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत परेशान हो गए हैं और वो क्या कर रहे हैं, अब उन्होंने आंदोलन करने का निश्चय कर लिया। ठीक है, और दूसरा कारण ये था, जो 1905 में जो क्रांति हुई थी उसका दूसरा कारण ये था कि इतने सबके बाद भी जो जार था वो हार गया था जापान से। और जापान एक बहुत छोटा सा देश, ठीक है, जापान कितना छोटा सा देश है, देखो ये वाला है जापान। ठीक है, एक मिनट, जापान कितना छोटा सा देश है, इतना छोटा सा देश जापान। ठीक है, रशिया कहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है, मान लो लगभग लगभग ये यहाँ तक था रशिया पहले। ठीक है, ये पूरा जो है ये पूरा रशिया में ही काउंट होता था, इतना सब रशिया था, है ना, इतना, सॉरी ये ज्यादा हो गया, इतना सब जो था वो रशिया था। अब रसिया एक इतना बड़ा देश, ठीक है, जो एक इतना बड़ा देश था रशिया, वो कितने से देश से हार गया, इतने से, ये क्या है, ये जापान है, इतने से जापान से हार गया इतना बड़ा रसिया। ठीक है, इतना बड़ा, इतना बड़ा रसिया इतने से जापान से हार गया। तो जनता को कहीं ना कहीं इंसल्ट फील हो रही थी कि भाई जार क्या कर रहा है, तो टैक्स बढ़ा दिया, हमसे इतने सारे पैसे ऐंठ लिए, इसने हमको कुछ नहीं कर रहा, ऊपर से हमारी इंसल्ट करा दी कि हम दूसरे देश में हार के आ गया। तो इसलिए जनता बगावत पर उतर आई। ठीक है, अब क्या हुआ, इसी दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस जुलूस विंटर पैलेस, यानी कि जार का महल, ठीक है, जार के महल का नाम था विंटर पैलेस, के सामने पहुंचा तो पुलिस और फोर्सेस ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। देखो, जो मजदूर थे वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखना चाहते थे, किसके सामने, जार के सामने, कि भाई हमारी बात सुनो, ये जो टैक्स है इसको कम करो, हमें जो फैक्ट्री मालिक है वो हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, हमें तनख्वाह ठीक से नहीं दे रहे हैं, हम पे बहुत ज्यादा काम दे रहे हैं, ये सारी बात करने के लिए मजदूर गए थे राजा से। लेकिन राजा ने उनकी बात सुनी ही नहीं, राजा ने क्या किया, अपनी सेना को बोल दिया कि भाई इन मजदूरों को मारो और इनको भगाओ, ठीक है, पैलेस के सामने से, यानी कि हमारे महल के सामने से इन गरीब लोगों को हटाओ, बेकार की टेंशन कर रहे हैं। अब इस घटना में क्या हुआ कि 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए। ठीक है, किताबों में चीजें कम ही लिखी होती हैं, लगभग 1000 लोग मारे गए होंगे कम से कम। ठीक है, 100 लोग मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लडी संडे। ठीक है, ब्लडी संडे बोलते हैं और इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। अब आपको पता चल गया ना क्रांति क्यों भड़की थी, क्या कारण था क्रांति भड़कने का। क्रांति भड़कने का ये कारण था कि 85% लोग किसान थे, कितने, 85% लोग किसान थे। ठीक है, और टैक्स ज्यादा कौन दे रहा था, किसान दे रहे थे। और उसमें क्या हो रहा था कि ये गड़बड़ हो रही थी किसानों के साथ, कई बार फसल नहीं होती है, कुछ दिक्कत हो जाती है, कई किसानों के पास मजदूरी करते थे दूसरे खेत में, कई किसानों के पास जमीन बहुत कम थी, तो उनका खुद का गुजारा नहीं चल रहा था, ऊपर से टैक्स परेशान कर रहा था। तो जो किसान थे उन्होंने तो इसलिए वो करी, क्रांति में हिस्सा लिया। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, जनता क्यों जार से परेशान थी, दूसरी प्रॉब्लम ये मजदूरों वाली थी कि भाई मजदूर बहुत परेशान थे क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा था, पैसे उनको बहुत कम थे, सुविधाएं उनको बहुत कम थी। ठीक है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता था जिन फैक्ट्रियों में वो काम करते थे, छोटी छोटी सी जगह में बहुत ज्यादा लोगों को काम पे लगाया जाता था, है ना, तो कोई सुख सुविधा नहीं थी कार्यस्थल पे, बिल्कुल भी कोई भी सुविधा नहीं थी। आए दिन जो मजदूर थे वो घायल हो जाते थे, मर जाते थे, कोई सुनवाई के लिए तैयार नहीं था वहां पर। तो एक तरह से किसानों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा था, मजदूरों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा था। वो अपनी, पहले तो उन्होंने पार्टियां बनाई, ग्रुप बनाए, ठीक है, संगठन बनाए, उन्होंने सोचा इन संगठनों के जरिए हमारी जो बात है वो राजा तक पहुंचेगी, राजा हमारी कुछ बात मानेगा। राजा कुछ भी नहीं मान रहा था, कुछ नहीं सुनने के लिए तैयार था, राजा को पड़ी थी बस युद्ध लड़ने की। ठीक है, कभी कहीं युद्ध, कभी कहीं युद्ध। अगर आप दुनिया में देखें, पूरी दुनिया के अगर देशों को देखें, तो सबसे ज्यादा युद्ध जो लड़े हैं वो रूस की सेना ने लड़े। रूस की सेना के पास सबसे ज्यादा अनुभव है युद्ध लड़ने का। ठीक है, रूस ने सबसे ज्यादा युद्ध लड़े पूरी दुनिया में। तो ऊपर से टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, उन लोगों की बात नहीं सुन रहे। अब मजदूरों को भी गुस्सा आ गया कि भाई ये तो गड़बड़ वाली बात है। तो मजदूर गए उनके यहाँ अपनी बात मानने मनवाने के लिए, अब वो मान नहीं रहे,
तो उन्होंने क्या किया, उन बेचारे मजदूरों पे गोली चलवा दी, 100 लोग मर गए, 300 घायल हो गए। और इस दिन के बाद जो जनता थी वो पूरी तरह से भड़क गई, उनको विश्वास हो गया कि ये राजा हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इस राजा के खिलाफ हमें क्या करना है, मुहिम छोड़ देनी है, और अब हमें ये राजा नहीं रखना है, अब हमें संविधान चाहिए, अब हमें लोकतंत्र की स्थापना करनी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये सारी प्रेरणा कहाँ से ली जा रही थी, फ्रांस से और अदर कंट्रीज से ली जा रही थी, है ना। नेक्स्ट है इसमें 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी, है ना। और फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कौन सी घटना से हुई थी, वास्तिल जेल से। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, जो भूखे मजदूर थे, जो भूखी महिलाएं और बच्चे थे, उन्होंने क्या किया था कि जो आंदोलन कर रहे थे या जो बेकरियों को लूट रहे थे, उनको राजा ने हेल्प तो करी नहीं, राजा ने क्या किया, उनको जेल में डालवा दिया। ठीक है, तो उन लोगों को जेल से छुड़ाने के लिए वो गए बास्तिल में, बास्तिल पर धावा बोल दिया और गए तो उन लोगों को छुड़ाने के लिए थे। बाद में उन्होंने जब देखा कि भाई यहाँ तो गोले बारूद बंदूक ये सब है, तो उन्होंने वो भी उठा लिया वहां से कि भाई ये बाद में काम आएंगे, अगर राजा नहीं माना तो फिर इससे मनाएंगे राजा को, है ना। तो ऐसे ऐसे करके वहां पे क्रांति हुई। उसी उसी तरह से यहाँ पर क्रांति हुई कि मजदूरों ने क्रांति छेड़ दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे। ठीक है, नागरिकों को क्या चाहिए थी, अब स्वतंत्रता चाहिए थी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए वो विरोध करने लगे। विद्यार्थियों ने क्या किया, कक्षाएं छोड़ दी अपनी कि भैया हमें पढ़ना लिखना नहीं है, विश्वविद्यालयों को बंद करो, हड़ताल करो, और राजा को बोलो कि वो हमारी बात माने। ठीक है, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियस की स्थापना कर दी। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई अब हमें क्या चाहिए, संसद चाहिए, अब आप कमेटी बनाओ, राजा से बोले, और संविधान लागू करवाओ। ठीक है, अब ऐसे नहीं चलेगा। और ये जो संविधान लागू की जो घटना थी, ये कुछ दिन चली, ज्यादा दिन चली नहीं, है ना। आगे हम देखते हैं इसी में क्या है। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता दाता संसद या ड्यूमा, देखो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं इसको। ठीक है, और फ्रांस में क्या बोला गया था, असेंबली बोला गया था, और रूस में क्या बोला गया, उसको ड्यूमा बोला गया। ठीक है, तीनों बात एक ही है। जैसे हमारे देश में संसद बोलते हैं, फ्रांस में क्या बोला गया था, असेंबली, और यहाँ पर क्या बोला गया है, ड्यूमा। ठीक है, ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। अब उसको भी लगने लगा कि भाई पूरा ही देश खिलाफ हो गया हमारे, तो फिर अब चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, और बना लो भाई अपना संविधान। राजा बेचारा दबाव में आ गया। क्रांति के कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में आ रही थी। 1905 के बाद ऐसी ज्यादातर कमेटियां और यूनियनें अनाधिकृत रूप से काम करने लगी, और क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि राजा नहीं चाह रहा था कि लोग पार्टियां बनाएं, क्योंकि उसे पता है पार्टी बड़ी होगी फिर मेरा विरोध होगा, इसलिए ये क्या करते थे, चोरी छुपे पार्टियां बनाते थे। राजनीतिक गतिविधियों पर भी भारी पाबंदी लगा दी। ठीक है, तो जो राजा था उसकी नजर पैनी थी जनता पर कि भाई कहीं भी कोई भी तरह का संगठन ना बने, संगठन बनेगा तो क्रांति ज्यादा हो जाएगी। जान ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर ही पुनः निर्वाचित कर दिया। ठीक है, मतलब 75 दिन में ही उसने ड्यूमा को भंग कर दिया। पहले तो बोल दिया दबाव में आकर कि हाँ भाई ठीक है भाई तुम्हारी बात मान लेंगे, तुम सही कह रहे हो। ठीक है, बाद में क्या किया उसने, 2.5 महीने बाद बोला, जब जनता शांत हो गई, क्रांति शांत हो गई, 2.5 महीने बाद बोला तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जा रही, अब मेरी चलेगी। ठीक है, आप चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हें सेना भेज के मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। राजा ने फिर बदतमीजी करनी शुरू करी। फिर क्या हुआ, उन्हें निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया, है ना। वह किसी भी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी भी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसको राजा को पता था कि अगर ड्यूमा ठीक से काम करने लगी, है ना, अगर ड्यूमा ठीक से काम करने लगी तो मेरी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी मेरे देश में, तो ड्यूमा अपने हिसाब से चलाएगी देश को। अब हमारे देश में जो राजा होता है, ठीक है, जो भी हमारे देश का प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, उसका हस्तक्षेप हमारे देश में ना के बराबर होता है। सारा देख रेख कौन कर रहा है, सारे नियम कौन बना रहा है, खर्चा कौन पास कर रहा है, यानी कि बजट कौन पास कर रहा है, सारे बिलों को कौन पास कर रहा है, संसद पास कर रही है। सारा काम कौन कर रहा है, संसद कर रही है। संसद में लोग कहाँ से जा रहे हैं, हम लोग चुनकर भेज रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि जनता का ही शासन चल रहा है भारत में। तो राजा को पता था कि अगर ड्यूमा ठीक से काम करने लगी तो राजा की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अब राजा ने क्या प्लानिंग करी कि ड्यूमा को ही भंग कर दो, तो उसने ड्यूमा को भंग करा इसीलिए। ठीक है, 2 बार फेल कर चुका था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी नेताओं को भर डाला। अब जब तीसरी बार चुनाव हुए, ठीक है, जब तीसरी बार ड्यूमा के लिए
सदस्य चुने गए तो उसने क्या किया कि उसने अपने ही लोगों को खड़ा करा, अपने ही लोगों को सबको वो राजा वो जो पद थे ना वो दे दिए। ड्यूमा में जितने भी पद थे वो अपने लोगों को दे दिए, क्योंकि रूढ़िवादी लोग तो राजा की जय जयकार करते थे और मोस्टली ये रूढ़िवादी लोग वही थे जो राजघराने से संबंध रखते थे, है ना। तो इसने क्या किया, तीसरी बार इन लोगों को भर लिया कि भाई जैसा मैं चाहूंगा वैसा करेगी संसद, फिर जनता को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ड्यूमा जो है वो मेरे कहने में चलेगी। ठीक है, यानी कि संसद में जो लोग होंगे वो मेरे कहने में चलेंगे, क्योंकि रूढ़िवादी किसके कहने में चलते थे, राजा के कहने में। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर निकाल दिया उन्होंने, कहा ये समाजवादी लोग जो है उदारवादी, इनको बाहर निकालो, ये रहेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला करते ही रहेंगे, राजा की शक्तियों को छीनते रहेंगे। तो राजा ने अपने फायदे के लिए उन विचारों को बाहर निकाल दिया और खुद के लोगों को उसमें शामिल कर लिया। ठीक है, देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है क्योंकि है चैप्टर लंबा, मैं क्या करूँ इसमें, मैं तो समझा ही रही हूँ, सबसे बोल ही रही हूँ। तो आप प्लीज लास्ट तक बने रहना, थोड़ी सी देर की बात हो रहा है, 10 से 1 मिनट की बात हो रहा है, ये पूरा ही चैप्टर खत्म हो जाएगा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, क्योंकि शॉर्टकट में कुछ नहीं मिलता है, शॉर्टकट में केवल फेलियर मिलता है, पछतावा मिलता है। जब आप शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं और आपका नंबर नहीं आते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या फिर आपके 9th क्लास में आपके नंबर नहीं आते हैं, तो आपको लगता है कि काश आप अच्छे से पढ़ लेते। ठीक है, तो शॉर्टकट में या तो फेलियर मिलता है या निराशा मिलती है, पछतावा मिलता है, और कुछ नहीं मिलता है। अगर आप ठीक से चैप्टर को पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है, और मैं आशा करती हूँ कि जब भी आप मेरी वीडियो देखते हैं तब आप एनसीईआरटी बुक लेके बैठा करो। ठीक है, एनसीईआरटी बुक खोल कर बैठा करो, आप लाइन टू लाइन मिलाते रहो कि हाँ इस पैरा में ये बताया, इस पैरा में ये बताया, साइड में लिख लिया करो। ठीक है, ऐसे कुछ भी चीज होती है ना इंपॉर्टेंट, इधर साइड में लिख लिया करो, ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ इस पैरा का सार ये था, इस पूरे पैरा में ये इंपॉर्टेंट चीज बताई थी। तो आप जब पेपर के टाइम में रिविजन करेंगे ना तो आपको हेल्प रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट हेडिंग रहेगी इसकी, पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। ठीक है, पहले विश्व युद्ध में किस तरह से चीजें हुई और रूसी साम्राज्य उस टाइम पर कैसा था। ठीक है, अब 1905 में जो क्रांति हुई उसकी वजह मैंने बताई, कहीं ना कहीं जो युद्ध जाल लड़ रहा था उनकी वजह से ही हो रही थी वो, जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और देखो 1914 में जो क्रांति हुई, सॉरी 1917 में जो क्रांति हुई यूरोप इसमें रूस में, उसकी वजह भी युद्ध ही थी, क्योंकि इसने क्या किया था, प्रथम विश्व युद्ध में इसने रूस ने भाग ले लिया था। ठीक है, अब रूस युद्ध लड़ रहा है तो फिर सेना भेज रहा है तो फिर खर्चा बढ़ रहा है ना। अब खर्चा बढ़ रहा है तो खर्चा कौन देगा, जनता देगी। ठीक है, टैक्स के रूप में जनता देगी। तो फिर जो देश होता है ना उसका बैलेंस खराब हो जाता है, जब युद्ध लड़ते हैं तो पूरा ही देश बर्बाद होने लगता है धीरे धीरे, है ना। तो उसकी वजह से फिर दोबारा क्रांति हुई, है ना। तो रूस में दोनों बार क्रांति किसकी वजह से हुई, रूस जो बाहर युद्ध लड़ रहा था उसकी वजह से। देखो 1905 में जो युद्ध लड़ रहा था वो किसके साथ था, जापान के साथ, मैंने नक्शे में भी दिखाया जापान कहाँ है। ठीक है, जापान के साथ युद्ध चल रहा था, है ना। और ये जो दूसरी बार जो युद्ध चल रहा था, ये जो दूसरी बार क्रांति भड़की, इसका मेन कारण था कि जो रूस था वो जर्मनी से हार गया था। पिछली बार जापान से हारा 1905 में, इस बार किससे हारा, जर्मनी से हार गया था। ठीक है, तो इसकी वजह से ही गड़बड़ हुई कि भाई एक तो प्रथम विश्व युद्ध कई सालों चला, सेना थक गई थी, सेना लड़ने के लिए तैयार नहीं थी कि रोज रोज युद्ध में है तो वही सेना भी कहाँ तक लड़ेगी, है ना। एक आध महीने की 2-4 दिन की बात हो तो लड़े भी, सालों से सेना लड़ रही है, फिर उसको कपड़े चाहिए, पैसे चाहिए, है ना कभी घर परिवार की भी याद आती है, घर आने का भी मन करता है। 1-2 साल से सैनिक अपने घर ही नहीं गए, उनका मन कर रहा है घर जाने का, मिलने का अपने अपने लोगों से, वो कैसे हैं कैसे नहीं है, पहले तो फोन भी नहीं थे। तो इसकी वजह से फिर जो बैलेंस था उसका, देश का, रूस का जो बैलेंस था वो दोबारा से खराब होने लगा प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने की वजह से। ठीक है, वही चीज हम इस पूरे पैरा में देखेंगे। 1914 में दो यूरोपीय संगठन के बीच युद्ध छिड़ा, एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, ठीक है, केंद्रीय शक्तियां थी। दूसरे खेमे में कौन था, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। ठीक है, कौन कौन था, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस था दूसरे खेमे में, ये था। और बाद में कौन आ गया था, इटली भी आ गया था और रोमानिया भी आ गया था। ठीक है, तो ये दो खेमे के लोग थे। अब नेक्स्ट है इसमें, इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, यानी कि अच्छे देशों में ये थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। ठीक है, यानी कि इनके जो भी फ्रेंड होंगे, जैसे रूस का जो फ्रेंड होगा देश, और इटली का जो फ्रेंड देश होगा, या फ्रांस, जिन देशों में उपनिवेश चल रहा था फ्रांस का, ब्रिटेन का, उन सभी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस युद्ध में भाग लिया। अगर हम भारत की बात करें तो देखो ब्रिटेन उस समय भारत में उपनिवेश कर रहा था, सॉरी ब्रिटेन जो है वो भारत में उस समय उपनिवेश कर रहा था। ठीक है, तो इनडायरेक्टली भारत भी इस युद्ध में शामिल था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन जैसे कह रहा था भारत तो वैसे ही करता, है ना। तो भारत से भी बहुत सारे सैनिक
इस युद्ध में गए थे। ठीक है, इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप से बाहर फैला। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये दो खेमे थे। पहले में कौन कौन थे, याद रखना, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था, जो एग्जाम 2018 में हुआ था ना टीजीटी का, उसमें पूछा गया था। जर्मनी पहले खेमे में था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। ठीक है, ये पहले खेमे में थे। दूसरे खेमे में कौन था, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, और बाद में इटली और रोमानिया मिल गया था। ठीक है, और ध्यान रखना, और इसको विश्व युद्ध क्यों बोला गया, अगर आप ये देखेंगे कि 4-5 देश इधर है, 4-5 देश उधर है, फिर इसको विश्व युद्ध क्यों बोला गया, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लगभग बहुत सारे देश इसमें शामिल थे। अब जैसे जर्मनी का जो फ्रेंड था, या जर्मनी जहां पर उपनिवेश कर रहा था, वो लोग इसका जर्मनी का साथ दे रहे थे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे देश इसमें शामिल थे। ठीक है, और अफ्रीका के भी ऐसे ही देश शामिल थे जिनमें इन यूरोप के लोगों का उपनिवेश चल रहा था। जैसे भारत में ब्रिटेन का चल रहा था, रूस का भी कहीं चल रहा होगा उपनिवेश। ठीक है, रूस भी कहीं शासन कर रहा होगा, फ्रांस भी कहीं कर रहा होगा, इटली भी कर रहा होगा। तो वो जो जहां पर ये शासन कर रहे थे, वहां से ये क्या करते थे, फोर्स ले लेते थे और वहां से हथियार वगैरह लेते थे और युद्ध करते थे। तो नुकसान इसमें सभी का हुआ, हमारा भी हुआ। ठीक है, भारत से भी बहुत सारी चीजें गई हैं इधर युद्ध में। इस युद्ध को शुरू शुरू में रूसियों का काफी समर्थन मिला, मतलब जनता भी चाहती थी कि हाँ भाई युद्ध लड़ो, जीतो और हम महान बनेंगे। ठीक है, जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचा, जार ने ड्यूमा में मौजूद कुछ पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। ठीक है, अब पार्टियां कह रही हैं कि भाई राजा युद्ध रोको, क्योंकि जनता के पास पैसा खत्म हो गया है, जनता भूखी मर रही है। अब राजा मान नहीं रहा ड्यूमा की बात, राजा संसद की बात नहीं मान रहा। राजा ने क्या किया, कुछ पार्टियों को से सलाह लेनी ही बंद कर दी जो ड्यूमा के अंदर थी। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। अब जो जनता है वो नेता से कहेगी कि भाई युद्ध बंद करो, टैक्स कम करो। ठीक है, अब नेता की बात राजा मान नहीं रहा, तो नेता क्या करेगा, जनता को बोलेगा कि राजा मेरी बात नहीं मान रहा। ठीक है, अब मैं क्या करूं इसमें। तो कहीं ना कहीं क्या होने लगा, जो जनता थी वो खिलाफ होने लगी राजा की। जर्मनी विरोध भावनाएं दिनों दिन बल मतलब पनपने लगी, और जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया, ध्यान से देखना, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोगाट, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेट्रोगाट। ठीक है, हिंदी में इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है पेट्रोगाट। ठीक है, गात सॉरी पेट्रोगाट लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं पेट्रोगाट रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो था वो जर्मनी नाम था। अब क्योंकि जर्मनी से रूस हार रहा था। ठीक है, तो रूस के लोगों में इतना आक्रोश था कि उसका नाम ही चेंज कर दिया, भाई हमें तेरे नाम पर अपने शहर का नाम नहीं रखना है, और उसकी जगह क्या रख दिया, पेट्रोग्राद रख दिया उन्होंने। ठीक है, और दूसरा कारण क्या था, जो जरीना थी, जो जार की पत्नी थी, वो जर्मनी की थी। ठीक है, जर्मनी से शादी हुई थी जार की। तो इसलिए भी राजा का विरोध होने लगा कि भाई ये कहीं ना कहीं मिल गया है जर्मनी से, है ना, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है अपनी वाइफ के चक्कर में, और युद्ध नहीं लड़ रहा है, इसलिए हार रहा है। तो दो कारण थे कि एक तो जरीना थी, जर्मनी की थी, इसलिए भी लोग उससे नफरत करने लगे थे। और जर्मनी का विरोध इस कदर हो रहा था कि उन्होंने अपने शहर का नाम ही चेंज कर दिया, है ना। अब देखो, इस शहर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इतिहास रहा है, जिसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो सेंट पीटर्सबर्ग है, उस समय ये राजधानी का काम कर रहा था रूस में। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग शहर जो है वो 1703 में रूस के राजा पीटर महान के द्वारा बसाया गया था। कब, 1703 में। ठीक है, एक सेकंड लगेगी इसको बताने में, मैं बता देती हूँ इस शहर की कहानी। 1703 में ये बसाया गया था, और 1712 में, 12 से 1918 तक ये क्या रहा था, ये रूस की राजधानी रहा था। ठीक है, 1712 से 1718 तक, है ना, लगभग 200 साल ये क्या रहा, रूस की राजधानी रहा। फिर 1914 में क्या हुआ था, 1914 में जब युद्ध चल रहा था, जर्मनी से युद्ध हार रहे थे, तो उन्होंने जर्मनी का विरोध करने के लिए शहर का ही नाम बदल दिया। क्या रख दिया, 1914 में पेट्रोग्राद रख दिया। ठीक है, बाद में 1924 में इसका नाम बदलकर, ठीक है, कब, 1924 में जब लेनिन जो है वो उभर कर आए, तो उन्होंने क्या किया, इस शहर का नाम क्या रख दिया लोगों ने, लेनिनग्राद रख दिया। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पहले क्या रखा गया, पेट्रोग्राद। कब रखा गया, 1914 में। 1924 में इसको क्या लिख दिया गया, क्या कर दिया गया, इसका नाम लेनिनग्राद रख दिया गया। ठीक है, वापस जब विघटन हुआ 1919 में, ठीक है, कब, 1919 में जब विघटन हुआ, तो इसका नाम क्या रख दिया गया, दोबारा से सेंट पीटर्सबर्ग रख दिया गया। ठीक है, इसकी कहानी आपको पता चल गई। इसके 3 नाम थे। पहले शुरू में जब 1703 में राजा पीटर ने
इसका स्थापना करी थी, ठीक है। और ये 200 साल लगभग राजधानी रहा था रूस की। और 1914 में विरोध हुआ जर्मनी का, इसलिए क्योंकि ये जर्मनी नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, तो इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, पेट्रोग्राद रख दिया। और बाद में फिर जब लेनिन का प्रभाव ज्यादा होने लगा जनता पर, तो इसका नाम रख दिया लेनिनग्राद। और बाद में जब विघटन हुआ, सॉरी 1919 लिख दिया है मैंने, 1991 में इसको क्या क्या कर दिया गया, दोबारा से सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया इसका नाम, ठीक है। 1991 में, है ना, 1991 में क्या कर दिया गया इसका नाम, दोबारा से सेंट पीटर्सबर्ग रख दिया गया विघटन के बाद, ठीक है। अब क्या, एक तो जनता पहले से ही भड़की हुई थी कि जर्मनी से हार गए, और जर्मनी की महारानी थी इसलिए ज्यादा विरोध किया राजा का, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ कि राजा के जो वो थे ना बच्चे, वो बीमार हो गए, तो कहीं से एक सन्यासी को बुलाया, सन्यासी का नाम था रासपुतिन, ठीक है। रासपुतिन को बुलाया और उसके इलाज से जो राजा थे उसके बच्चे ठीक हो गए। तो राजा इस सन्यासी की बातों को काफी ज्यादा मानता था, ठीक है। तो इसने ड्यूमा को तो हटा दिया, ड्यूमा की बात माननी छोड़ दी, किसकी बात माननी शुरू कर दी, रासपुतिन की बात माननी शुरू कर दी, ठीक है। अब इसकी वजह से भी जनता भड़कने लगी कि भाई ड्यूमा की बात नहीं मान रहा, नेताओं की बात नहीं मान रहा, किसी की बात नहीं मान रहा, इस ढोंगी की बात मान रहा है, ये सन्यासी है, इसकी बात मान रहा है राजा। तो यहाँ से भी जनता में आक्रोश पैदा हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाइयां पश्चिमी मोर्चे की लड़ाइयों से भिन्न थी, ठीक है। यानी कि जो उस समय रूस था, ठीक है, इतना बड़ा दादा था उस समय रूस, कि यहाँ पे भी लड़ाइयां चल रही थी, ठीक है। यूरोप के लोगों से भी पंगा ले रखा था, इधर भी लड़ाई चल रही थी, इधर की तरफ भी लड़ाई चल रही है। अब सेना, कुछ सेना यहाँ लड़ रही है, ठीक है, इधर की तरफ, कुछ सेना किधर लड़ रही है, इधर जापान की तरफ, इन जो छोटे छोटे देश थे इनसे लड़ रही थी। तो उसकी जो सेना थी वो दोनों साइड लड़ रही थी। कहाँ कहाँ लड़ रही थी, पूर्व में भी पश्चिम में भी, ठीक है। पूर्व कहाँ हो गया, जापान की तरफ, पश्चिम कहाँ हो गया, जर्मनी की तरफ, तो दोनों तरफ लड़ रही थी। अब सेना ही तो है, कहाँ कहाँ बेचारी लड़ेगी बेचारी। पश्चिम में सेना पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी रही, बनी खाइयों से लड़ रहे थे, ठीक है। पश्चिम में कहा, फ्रांस की तरफ लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफी बड़ा फैसला तय कर लिया। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिकों की मौत, सॉरी फैसला नहीं, फासला तय कर लिया। और इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे, ठीक है। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। अब जब रोज सेना मरने लगी, अब तुम्हारे परिवार के दो चार लोगों को कुछ दिक्कत हो जाए, ठीक है, बुखार उखार आ जाए, तो तुम्हारे मन में भी ये रहता है कि यार कभी कोरोना तो नहीं आ गया घर में, सारे ही सब बीमार होने लगे, है ना। तो दिमाग में एक चीज रहती है, डर सा बैठ जाता है ना। तो उन्होंने क्या किया, उनके परिवार के कुछ लोग मर गए होंगे या उनके साथी वगैरह, फ्रेंड वगैरह, तो उनका भी मन ऐसा होने लगा कि भाई यहाँ तो सेना में सारे ही मरेंगे, जितने भी भर्ती हो गए सभी मरेंगे, क्योंकि रोज युद्ध कहीं ना कहीं है ही है। तो सेना का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो लो हो गया, और सेना लड़ना नहीं चाहती थी कि अगर यहाँ लड़ते रहे तो हम निश्चित मरेंगे, इससे अच्छा तो युद्ध को छोड़ के चलो। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। यानी कि क्या हुआ, जर्मनी और ऑस्ट्रिया से ये जो था हारने लगा। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसल, अब रूसी सेना क्या करने लगी, पीछे हटने लगी, क्योंकि उसको पता है हम हारने लगे तो भाई जिंदा रहेंगे तो आगे भी चीजें चलती रहेंगी। अब जिंदा रहने के लिए उन्होंने क्या किया, पीछे हटने लगी। अब जब सेना पीछे हट रही थी, तो पीछे से राजा ने आदेश दिया कि एक काम करो, तुम जब आओ ना पीछे हटते हुए, तो जो इमारतें वगैरह हैं उनको तोड़ते आना, ताकि दुश्मन सेना इनमें ना बैठे, ठीक है। ताकि दुश्मन सेना के लिए छुपने के ठिकाने ना बन जाए, क्योंकि एक सेना पीछे हट रही तो दूसरी सेना भी तो आगे आ रही है ना। तो पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलें और इमारतों को भी नष्ट कर डाला, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिकी ना रह सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए। अब उनके घर टूट गए तो वो कैसे हो गए, शरणार्थी हो गए अपने ही देश में। इन हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया, मतलब बुराई होने लगी काफी बड़ी मात्रा में, कि जान पूछ के जो जा रहा है ना, ये दूसरे दूसरे देशों में युद्ध कर रहा है और लोगों को मरवा रहा है। अब सेना भी खिलाफ हो गई, मजदूर सेना खिलाफ हो गई, क्योंकि रोज रोज वो लड़ नहीं पा रही थी, वो परेशान हो गई थी, थक गई थी सेना लड़ते लड़ते, ठीक है। जब युद्ध होता है तो 24-24 घंटे भी जगह रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारी 8 घंटे की ड्यूटी खत्म हो गई अब हम युद्ध नहीं लड़ रहे। युद्ध तो युद्ध है, 2-2 दिन तक भी आपको सोने को ना मिले वहां पर, ठीक है, खाने को ना मिले 12-14 घंटे तक, काम तो आपको करना पड़ेगा, युद्ध तो आपको लड़ना पड़ेगा। तो सेना भी थक चुकी, अब सेना भी थक गई तो सेना भी राजा के खिलाफ, ठीक है। दूसरे नंबर, मजदूर पहले से हड़ताल पर हैं, क्योंकि उनको पैसे नहीं मिल रहे, वो भी परेशान। फिर
जो किसान थे वो भी परेशान, क्योंकि लगान बढ़ता जा रहा है, टैक्स बढ़ता जा रहा है, उनको कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, इन हालात ने सरकार और जाट को कैसा बना दिया, लोकप्रिय अलोकप्रिय बना दिया, मतलब उनकी बुराई होने लगी। ठीक है, लोग उनको पसंद नहीं करते थे। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। तो जो रूस में क्रांति हुई, उसके तत्कालीन जो कारण थे, उनकी कारणों की वजह यही थी जो युद्ध लड़ाई जा रहा था रूस। अगर रूस ने पहले ही युद्ध लड़ना छोड़ दिया होता, ठीक है, अगर प्रथम विश्व युद्ध में भाग ही ना लिया होता, तो रूस में इतनी बड़ी लेवल पर क्रांति नहीं होती। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या हुआ है, युद्ध से उद्योगों पर बुरा असर पड़ा, है ना, क्योंकि टैक्स बढ़े, चीजें बाहर अब बेच नहीं सकते। जिन देशों में युद्ध चल रहा है वो देश पानी के जहाजों को गिरा देंगे। पानी के जहाज से ही यात्रा होती थी पहले, पानी के जहाजों से माल एक देश से दूसरे देश जा रहा है। अब अगर उद्योगों में जो माल तैयार हो रहा है, अब वो कहीं ना कहीं तो बेचना पड़ेगा, खा तो नहीं सकते उसको पूरे माल को। तो वो माल बेचने के लिए दूसरे देश भेजेंगे, तो क्या करेंगे, जो दुश्मन देश है उनके जहाज को गिरा देंगे। तो उसकी वजह से भी क्या हुआ, जो उद्योग धंधे है वो चौपट होने लगे, लोगों को नौकरियों से निकाला जाने लगा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया। ठीक है, अब जर्मनी का कब्जा हो गया तो अब वो तो निकलने नहीं देगा बाल्टिक समुद्र में से रूस के किसी भी वाहन को या किसी भी जहाज को। तो ये पूरा जो उद्योग उद्योग थे वो पूरी तरह से चौपट होने लगे। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के उद्योग उपकरण ज्यादा तेजी से बेकार होने लगे। ठीक है, क्योंकि भाई सबको पैसा चाहिए होता है, उद्योगों को भी पैसा चाहिए होता है, टाइम टाइम पे मशीनरी को पैसा चाहिए। ठीक है, और उसको नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि वो सुरक्षित रह सके, है ना, ग्रीसिंग होनी चाहिए, उसकी सर्विस होनी चाहिए, मशीनों की बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सब होनी चाहिए। 1916 तक रेल लाइन टूटने लगी, क्योंकि पहले जो रेल लाइन होती थी वो कैसे बिछाई जाती थी, वो लकड़ियों की बिछाई जाती थी, है ना, लकड़ियों की होती थी, जो अब लोहे की होती है ना, वो पहले लकड़ियों की होती थी। तो रेलवे लाइन भी खराब होने लगी, अच्छी सेहत वाले मर्द को युद्ध में झोंक दिया जाता था। अब जो बाकी के मजदूर रह जाते थे वो ठीक से काम ही नहीं कर पा रहे, जो इंटेलिजेंट थे वो सारे युद्ध में मर रहे थे। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी, और जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी, है ना। ज्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा, क्योंकि राजा का आदेश आता था कि इतना अनाज चाहिए, उस सैनिकों के लिए भेजो, नहीं तो सैनिक लड़ेंगे नहीं। ठीक है, भूखे पेट थोड़ी उनसे लड़ाई होगी। अब जो जनता का भी जो अनाज था खाने का, वो भी सब सेना में ही जा रहा है। और सैनिक ऐसा नहीं है केवल रूस के सैनिक थे, रूस का जहां जहां उपनिवेश था उन्होंने वहां से भी तो सैनिक बुला रखे थे। अब दूसरे देश से सेना ले जाओगे तो उसका भी तो पेट भरना पड़ेगा, है ना। शहर में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। 1916 में 16 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। ठीक है, अब यहीं से जो क्रांति भड़की, वो कौन सी भड़की, 1917 की सर्दियों वाली। ठीक है, और इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो अभी बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट और थोड़ा सा लंबा रहेगा, लगभग 1 घंटे का हो सकता है। बाकी जो 4 और 5 पार्ट है वो तो 15-20 मिनट में ही निपट जाएंगे, है ना। तो यहाँ तक आप बने रहे, वीडियो को आपने अगर पूरा देखा है तो दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है, आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ कि आप इतनी मेहनत से, इतनी लगन से आप वीडियो को देख रहे हैं। ये लगभग वीडियो 1 से 1.5 घंटे की हो गई होगी। तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक वीडियो में बने रहे। और अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे यूट्यूब चैनल को तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो में क्या कमी लगी, आपको जो भी कमी लगी हो आप कमेंट बॉक्स में बताना, और फिर मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगी। ठीक है, जो भी कमियाँ ऐसी हैं जो जिन्हें मैं सुधार सकती हूँ तो मैं उन्हें सुधारने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।